हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होता है। इसका प्रयोग हम मौखिक रूप में या लिखित रूप में कर रहे हों, हर स्थिति में अपनी बात वाक्यों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए भाषा का मूल आधार शब्द है। ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जिसके पास जितने शब्द होंगे, जो उन शब्दों का जितनी प्रकार से प्रयोग करना सीख जाएगा, उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति चाहे बातचीत कर रहा हो, भाषण दे रहा हो अथवा पत्र या लेख लिख रहा हो, शब्द संपदा उसके हमेशा ही काम आती है। यानी जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होगा, उसकी भाषा उतनी ही अच्छी और प्रभावशाली बन जाएगी। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द हैं, परंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब है कि शब्द जब अकेला रहता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियमों से वो बंध जाता है। यानी व्याकरण के द्वारा उसे वाक्य का रूप प्रदान कर दिया जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। और शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। यानी कि जो शब्दकोश होता है, शब्दों का खजाना जो होता है, भंडार, उसमें पद नहीं लिए जाते, सिर्फ शब्द ही होते हैं। तो आइए हम शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है और उसे हम आगे पढ़ते हैं। उन आधारों को हम देखते हैं। चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। शब्द के 5 आधार होते हैं। पहला होता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दभेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्दभेद। तीसरा आधार होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दभेद। चौथा होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। पांचवा आधार हमारा होता है अर्थ के आधार पर शब्दभेद। सबसे पहले हम इसका पहला वाला आधार पढ़ेंगे। उसके कितने भेद होते हैं उसे हम पढ़ते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सबसे पहले हम सार्थक शब्द पढ़ते हैं, जो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द का पहला भेद होता है। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी एक निश्चित अर्थ बताने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, विद्यालय, यानी विद्यालय बोलते ही हम समझ जाएंगे स्कूल। घर, यानी हमारे घर के बारे में बात की जा रही है। पुस्तक, किताब, भाई, या फिर कमल का फूल, कमल जो होता है, देश, ये सब क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। दूसरा हमारा भेद होता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द हम कहते हैं। जैसे वंखा, वाम, चू, वोटी, वाना, वाय आदि। अब ये सारे शब्द निरर्थक हैं। अगर इनका अकेले प्रयोग किया जाएगा वाक्य में तो ये कभी भी सार्थक अर्थ, निश्चित अर्थ ये नहीं बताएंगे। कभी कभी वाक्यों में इसका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, पंखा वंखा मत चलाओ, अर्थात पंखा मत चलाओ। यानी पंखा शब्द के साथ सार्थक शब्द जो है पंखा, उसके साथ लगाया गया है, तो इसका अर्थ पंखा मत चलाओ, यानी पंखा इसका अर्थ हो जाएगा। और पंखा शब्द सार्थक शब्द है। इसी प्रकार आप देखिए, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। वानी शब्द पानी के साथ आया है, पानी जो कि सार्थक शब्द है, तो इसका वानी शब्द सार्थक शब्द के साथ ही आया है, तो इसका अर्थ पानी हो जाएगा। इसी तरह से रोटी वोटी खा लो, वोटी शब्द रोटी के साथ आया है, तो रोटी शब्द सार्थक शब्द है, यानी उसका अर्थ रोटी हो गया। चाय वाय पी लो, चाय वाय पी लो, यानी कि वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं। अकेला जब वो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक शब्द है। लेकिन जब इसको सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ चाय से लिया जाएगा।
इस तरह से जो निरर्थक शब्द हैं ये सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता को ये ला देते हैं। दूसरा हम आधार पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। पहले हमने वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था। अब रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पानी का चित्र बना हुआ है। पानी जो कि रूढ़ शब्द है, यानी पानी शब्द के हम खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पा धन नी, पा शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो इसका अर्थ एक निश्चित अर्थ होगा। इस जो रूढ़ शब्द कहलाएंगे पानी शब्द। ऐसे ही रसोई घर, रसोई प्लस घर 2 शब्दों से मिलके बना है और दोनों ही शब्दों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग, और तीसरे फिर इन दोनों को जोड़ने पर इसका अर्थ अलग निकल रहा है, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। दशानन शब्द योग रूढ़ है क्योंकि इसका तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंडित करना मतलब टुकड़े करना, यानी ऐसे शब्द जो जिस तरह से परंपरा के अनुसार जिस तरह से हिंदी भाषा के अंतर्गत आ गए हैं और उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सब रूढ़ शब्द कहलाएंगे। देखिए यहाँ उदाहरण आप देखिए, घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, पैर, पानी। यदि इन शब्दों के टुकड़े या इनकी संधि विच्छेद किया जाए तो अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए आप, घो प्लस ड़ा घोड़ा, आदमी आद प्लस मी अथवा आ प्लस दमी आदमी, हा प्लस थी हाथी, घर प्लस र, घ और र का कोई अर्थ निकल रहा, मिलाने के बाद घर इसका अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही आप और देखिए, हा प्लस थ हाथ, इन शब्दों का हा और थ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ शब्द हैं। ऐसे ही आप कुछ उदाहरण और देखिए, दीवार, दी प्लस वा प्लस र, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और दीवार शब्द पूरा अगर होगा तो इसका अर्थ निकलेगा। ऐसे ही आप मेज देख लीजिए, मे प्लस ज, कु प्लस सी कुर्सी, चा प्लस दर। ऐसे ही देखिए, ल प्लस क प्लस ड़ी, चाचा चा प्लस चा, भाई भा प्लस ई, झूठ झू प्लस ठ, अनार अ प्लस ना प्लस र। ऐसे ही आम आ प्लस म। अब जब इन शब्दों को हम टुकड़े कर रहे हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरा हम भेद पढ़ेंगे यौगिक शब्द। दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में एक से अधिक शब्दों या अथवा शब्दांतों से बने ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर, टुकड़े करने पर परंपरागत अर्थ उनका प्राप्त हमें होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जब उन शब्द को हम टुकड़े कर सकते हैं और दोनों ही शब्दों के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलेंगे, चाहे वो प्रत्यय के साथ जुड़े हों, उपसर्ग के साथ, संधि के साथ या समास के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। ऐसे सारे शब्द और शब्दांश यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर या मंदिर, अर्थात बर्फ का घर। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से की जाती है। प्रत्यय जोड़कर, समाज प्लस एक, सामाजिक, एक प्रत्यय इसमें पीछे जोड़ रखा है। उपसर्ग जोड़कर, निर प्लस मल, निर उपसर्ग जोड़ रखा है, आगे निर शब्द जोड़ रखा है, निर्मल। संधि के द्वारा रमेश, रमा प्लस ईश। समास द्वारा देश प्लस भक्ति, देश के लिए भक्ति। यानी किसी भी प्रकार से इन शब्दों को तोड़कर देखा जा सकता है। यानी यौगिक मतलब 2 शब्दों को से जुड़े शब्द। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप देखिए, सेनापति, सेना प्लस पति, सेना शब्द है और पति शब्द भी है, दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्दांश बनाया गया है। ऐसे ही अपमान, अप प्लस मान, अप शब्दांश है और मान शब्द है। ऐसे ही आप देखिए, सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदर शब्द है और ता शब्दांश है, यानी कि ता प्रत्यय है, पीछे ता जोड़ दिया, सुंदरता। इसी प्रकार पुस्तकालय,
पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक शब्द है और आलय भी शब्द है, यानी पुस्तकों का घर। तो ये सारे शब्द या शब्दांश जुड़कर बनाए जाते हैं और इनमें दो या दो से अधिक शब्दांश या शब्दों को जोड़कर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। इसके अलावा मनमोहक, सुकर्म, भरपेट, निडर, अधपका, खुशबू, बेईमान, उपमंत्री, ये सारे यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा हमारा भेद होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्दों में एकाधिक यानी कि एक से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द, जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक से अधिक जुड़े हुए ऐसे शब्द जिसके प्रयोग टुकड़े करने पर एक नया विशेष अर्थ निकलता है, योगरूढ़ कहलाते हैं। या ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं यानी कि जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उनका विशेष अर्थ होता है, अपना एक विशेष अर्थ होता है, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही का अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि दो शब्द जुड़े हुए होते हैं लेकिन उसका तीसरा ही एक अर्थ होता है, यानी एक विशेष अर्थ के रूप में ये प्रयोग होते हैं। जैसे कि पीताम्बर, पीत प्लस अंबर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाले यानी भगवान कृष्ण, ये योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पंकज, पंक प्लस ज, कीचड़ में जन्मा हुआ, पंक का मतलब होता है कीचड़, ज मतलब जन्मा हुआ, यानी कमल के फूल के लिए ये आया है। इसी तरह से नीलकंठ, नीला कंठ वाले यानी भगवान शिव, तो यहाँ पे ये भगवान शिव के लिए आया है, ये योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दशानन, 10 सिर वाला यानी कि रावण के लिए ये आया है। इसी प्रकार आप लंबोदर, लंबा उदर यानी लंबा पेट जिसका है, गणेश जी के लिए, भगवान गणेश जी के लिए ये आया है, तो ये योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार हिमालय, हिम प्लस आलय, बर्फ का एक मंदिर, हिमालय पर्वत के लिए ये आया है। इसी तरह त्रिलोचन, त्रि यानी तीन, लोचन यानी होता है आँखें, यानी भगवान शिव के लिए आया है त्रिलोचन शब्द, ये योगरूढ़ शब्द है। इसी तरह से जलज, जल प्लस ज यानी कि जल में उत्पन्न हुआ, कमल के फूल के लिए आया है, तो ये भी योगरूढ़ शब्द है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला यानी भगवान विष्णु के लिए ये आया है, तो ये भी योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। शब्द भेद का हम तीसरा आधार पढ़ेंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहाँ से, यानी कि कहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, बनावट कहाँ की है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग में आता है। इस आधार पर प्रयुक्त शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है उसके आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और 5वां संकर शब्द। तो आइए हम सबसे पहले तत्सम शब्द पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सूर्य का चित्र बना हुआ है, सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसी तरह आग का चित्र बना हुआ है, आग शब्द हिंदी भाषा का है तो तद्भव शब्द है। पगड़ी शब्द देशज शब्द है। स्कूल शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये विदेशी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं, तोड़ने पर इसके दो अलग अलग भाषाओं के शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए संकर शब्द है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को हम विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे तो तत् प्लस सम, यानी इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों उपयोग, यानी जिस भाषा से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है वैसा का वैसा ही उसे प्रयोग करना। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के, यानी संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के वैसे के वैसे ही शब्दों को हिंदी भाषा में ले लिया गया, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, सूर्य, सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। मित्र, नासिका, ग्रह, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार और उदाहरण दधि, क्षेत्र, कर्पूर, दुग्ध, कार्य, शीर, ग्राम, प्रस्तर, हस्त, मुख, आम्र,
अश्रु, कर्ण, अग्नि, रात्रि, दंत, कर्म, अर्ध, घृत, उच्च, अंगुली, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। और भी बहुत सारे तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के अंतर्गत आ गए हैं। दूसरा हमारा भेद होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द को अगर तोड़ेंगे तो तत् प्लस भव, इसका अर्थ होता है उसी से उत्पन्न, यानी मूल भाषा के तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है, तद्भव शब्द कहलाता है। यानी मूल भाषा यानी मुख्य भाषा तो दूसरी है उसकी, लेकिन उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है परिवर्तन करके, तो वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। हिंदी में तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बदलकर हिंदी रूप बनाए जाते हैं, यानी हिंदी रूप संस्कृत शब्दों को हिंदी रूप में बदलकर प्रयोग में लेना तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सूरज, मीत, नाक, घर, दही, कपूर, खेत, दूध, गांव, खीर, काज, पत्थर, हाथ, मुंह, आम, आंसू, कान, आग, रात, दांत, काम, आधा, घी, ऊंचा और उंगली, ये सारे तद्भव शब्द हैं। यानी जितने भी ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से संस्कृत भाषा के परिवर्तित रूप यानी जिसको हिंदी भाषा में परिवर्तित कर लिया गया है वो तद्भव कहलाएंगे, और जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया वैसा का वैसे ही प्रयोग किया गया है हिंदी भाषा में वो तत्सम कहलाएंगे। यानी कि तद्भव शब्द मतलब हिंदी भाषा का रूप, यानी शब्दों का परिवर्तन करके हिंदी भाषा का रूप तद्भव शब्द कहलाता है। तीसरा हमारा भेद है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में उत्पन्न, अर्थात क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न। देशज शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं। इसका जन्म और विकास सामान्य जन समाज के बीच होता है। इसकी मूल भाषा के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो देशज शब्द हैं, यानी जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ की साधारण बोलचाल के शब्दों में देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो साधारण बोलचाल के जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, पगड़ी, डिबिया, खड़ाऊ, झुग्गी, फावड़ा, रोटी, पेट, चिड़िया, खिचड़ी आदि, ये सब क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, यानी ये देशज शब्द हैं। इन्हें संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया है। अब हम इसका चौथा भेद पढ़ेंगे, विदेशी। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। यूँ तो प्रायः प्रत्येक भाषा विदेशी शब्दों को ग्रहण करके समृद्ध होती है, यानी हिंदी भाषा जो है वो विदेशी शब्दों को ग्रहण करके ही समृद्ध बनी है, किंतु किसी भाषा में विदेशी शब्द कम होते हैं और किसी में ज़्यादा होते हैं। यानी कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विदेशी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुलता, यानी ज़्यादातर, बहुलता का मतलब होता है ज़्यादातर, उसमें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी मुख्य हैं, तुर्की, पुर्तगाली आदि कम। यानी कि इन भाषाओं के शब्द अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी शब्द हिंदी भाषा के अंतर्गत ज़्यादा हैं और पुर्तगाली और तुर्की कम हैं। सबसे पहले देखिए अंग्रेजी से स्टेशन, स्कूल, रेडियो, रेल, कोट, पैंट, बोर्ड, मोटर, कार, बस, रेल, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, बल्ब, ट्यूशन, थर्मामीटर, क्रिकेट आदि। इसके अलावा फ़ारसी शब्द से कागज, दुकान, फौज, बादाम, खर्च, ज़मीन, अचार, आसमान, नमक, दरवाज़ा, शराब, शादी। ऐसे ही और देखिए, आतिशबाजी, आवारा, सौदागर, जहर, तीर, तनख्वाह, मलाई, मुफ्त, पलंग, ये सब फ़ारसी शब्द हैं। अरबी भाषा से अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, सुबह, तारीख, आदमी, औरत, फ़कीर, मकान, किला, गरीब, तमाशा, दुनिया,
दौलत, मुसाफिर और हमला ये सारे अरबी शब्द हैं। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, चम्मच, कालीन। पुर्तगाली शब्द कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम, बाल्टी, तंबाकू, कमीज़, गमला, मेज़, तौलिया, पादरी ये सब शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, कूपन और कारतूस। चीनी से चाय, लीची ये सारे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं शब्द, तो ये सारे विदेशी शब्द हैं। पांचवा भेद हम पढ़ेंगे संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बनाए गए हैं वो संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे आप देखिए रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी है। यानी रेल धन गाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी है और गाड़ी शब्द हिंदी है, तो ये संकर शब्द कहलाएगा क्योंकि इसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर ये शब्द बनाया गया है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, वर्ष धन गांठ, वर्ष संस्कृत शब्द और गांठ हिंदी शब्द है, तो ये भी दो भाषाओं के योग से बनाया गया है, तो ये संकर शब्द है। ऐसे ही घड़ी साज, घड़ी हिंदी शब्द है और साज शब्द अरबी शब्द है, तो ये भी दो अलग अलग भाषाओं के योग से बना शब्द है, तो ये भी संकर शब्द है। इसी तरह आप देखिए नुकसानदायक, नुकसान धनदायक, नुकसान है फारसी शब्द और दायक शब्द हिंदी है, तो ये भी दो भाषाओं के योग से बना है, तो ये भी हिंदी में संकर शब्द में ये गिना जाएगा। इस वीडियो में हमने शब्द विचार में संकर शब्द तक हमने पढ़ा है। आगे का पार्ट पढ़ने के लिए हम इसी वीडियो का पार्ट 2 हमें देखना होगा, तो आगे का पार्ट 2 आप देखें। धन्यवाद।